नमस्कार, स्वागत है आपका ऋषि द क्रिएटर, मेरी ऑनलाइन कक्षा का प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष ज्ञानवर्धक परीक्षा से जुड़ी हुई विषय वस्तु को ध्यान में रखकर बिंदुओं पर चर्चा हो, परिचर्चा हो। और उसी कड़ी में विगत कुछ दिनों से मैथ्स चल रहा है, लंबी क्लासेस चल रही है, काफ़ी विस्तार से चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि जिस चैप्टर की पढ़ाई मेरी कक्षा में हुई है उससे बाहर के प्रश्न न तो पात्रता परीक्षा में आएंगे और न ही अन्य बहुउपयोगी प्रतियोगिता परीक्षाओं, 10% को छोड़ दिया जाए। आज हम लोग जीएस को पकड़ रहे हैं। आज हम लोग किस चीज़ को पकड़ रहे हैं? जीएस को पकड़ रहे हैं। जीएस में अगर आप ऋषि द क्रिएटर के वीडियोस को देखेंगे तो पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक लाइक लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा परिषद की मैंने व्याख्या की है। कुछ हिस्ट्री की भी शुरू हुई है, लेकिन आज वस्तुतः हम लोग ज्योग्राफी को लेकर आए। भूगोल है क्या? सबसे पहले थोड़ा मनोरंजक, बेहद ही सरल, चौथी पांचवी कक्षा के लायक, वहाँ से शुरुआत करते हैं भूगोल से। भूगोल है क्या? भूमिगोल है, भूगोल चौथी में पढ़े। भूगर्भ का अध्ययन, भूगोल, फिर आगे पढ़े। और धरती की संपूर्ण संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी हम पढ़ते रहते हैं, भूगोल। ज्योग्राफी भारत में पहले ट्रेडिशनल सब्जेक्ट था, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में यह साइंस सब्जेक्ट था। पाश्चात्य राष्ट्र जो हैं वहाँ जियोग्राफी को साइंस का पेपर माना जाता है, न कि आर्ट्स का। अब भारत में भी बीएससी ज्योग्राफी की पढ़ाई होने लगी है। पहले क्या होता था? बीए ज्योग्राफी होता था। अब जो है ना, इसका भी बीएससी ज्योग्राफी होने लगा है। कहाँ होने लगा है, नहीं होने लगा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिएगा, बीएससी ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है। आज हम लोग जब भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं तो आज वस्तुतः जब ज्योग्राफी की शुरुआत हो रही है तो हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे। आज हम लोग क्या समझेंगे? बेसिक टर्म्स को समझेंगे। ज्योग्राफी के कुछ बुनियादी टर्म को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अब धरती तो देख रहे हो ना, अब धरती को पकड़ लिए। धरती का जो यह स्वरूप है, मान लीजिए, जिसमें ये कहा जाता है कि यह कोर है। अभी हम लोग अंदर की व्याख्या नहीं करेंगे, हम लोग अभी सिर्फ ऊपर के सतह की व्याख्या करेंगे। अभी हम लोग जो इसका ऊपर का सतह है, ये इसके विषय में आज परिचर्चा होगी। उनके किस टाइप के क्रिएशन को क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे, टर्म एंड कंडीशंस, इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे पृथ्वी के लिए। अब देखो, शुरू करते हैं। पहला टर्म आता है द्वीप। पहला टर्म आता है द्वीप। द्वीप को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे। द्वीप को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे। द्वीप का परिभाषा अगर तुमसे पूछा गया कि द्वीप को परिभाषित कीजिए, द्वीप को परिभाषित कीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? वैसा भूभाग
वैसा भूभाग, धरती के सतह पर अवस्थित वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। भूभाग जो सभी तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। याद रखिएगा, द्वीप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। जमीन पर अवस्थित कोई भी वैसा भूभाग जो आपको दिखाई दे और जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। अब बोलिएगा कि सर बिल्कुल समझ गए, बहुत ही आसानी से समझ गए सर, कि भाई वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। मैं सामान्यतः चर्चा भारत के ही परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास करूंगा, कहीं कहीं विश्व स्तर पे भी कोई कोई उदाहरण का नाम लूंगा, लेकिन भारत से हम लोग जुड़े हुए हैं तो भारतीय उदाहरण से आसानी से समझ सकते। एग्जाम्पल क्या हो गया? अंडमान निकोबार, तथा भारत में और कौन है? लक्षद्वीप। भारत में और कौन है? लक्षद्वीप। आप देख रहे होंगे नीचे वाला बनावट देख लीजिए भारत का, यही तो है वो अंडमान निकोबार, और यहाँ क्या है? लक्षद्वीप। यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार, और ये क्या है? लक्षद्वीप। अब थोड़ा पुराना भी जोड़ देते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में आप देख लीजिएगा कि आज़ादी के बाद भारत ने लक्षद्वीप को कैसे मिलाया और अंडमान और निकोबार भारत को कैसे प्राप्त। भारत विलय की कहानी, पटेल की जुबानी, मेरा वीडियो है, आप लोग सुने जरूर। ये तो हो गया द्वीप की परिभाषा। ये क्या हो गया? द्वीप की परिभाषा। अब दूसरा क्या है? प्रायद्वीप। दूसरा क्या है? प्रायद्वीप। पहला द्वीप, दूसरा आप चर्चा कर रहे हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? एक लाइन में द्वीप का मतलब है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको तो कह दिए द्वीप। ठीक बोले सर, ये तो हो गया द्वीप। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। उदाहरण आपके सामने है। भारत 1 2 3। भारत जो है वह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। मूलतः विस्तृत पैमाने पर गुजरात से शुरू होता है और इधर आपका वेस्ट बंगाल तक जलाच्छादित ही, तो पश्चिम, दक्षिण और पूरब। तो प्रायद्वीप का उदाहरण क्या हो गया? भारत हो गया। भारत को प्रायद्वीप के भी तौर पर जाना जाता है। भारत को प्रायद्वीप के भी तौर पर जाना जाता है। हमको लग रहा है कि आपको बेहद ही आसानी के साथ, मनोरंजन के साथ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आती है बात कि सर द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं प्रायद्वीप, सॉरी महाद्वीप नहीं, प्रायद्वीप हो गया। अब खाड़ी को समझते हैं। खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी नाम से आपको तो दिमाग में आ रहा होगा, उदाहरण ही पहले लिख दिया जाए। एग्जाम्पल, बंगाल की खाड़ी, नाम है ना भाई। बंगाल की खाड़ी का नाम सुने हैं कि नहीं? अदन की खाड़ी, नक्शा पर देखिएगा, अदन की खाड़ी कहाँ है? अदन की खाड़ी। खाड़ी का मतलब क्या होता है? वैसा विस्तृत जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। बहुत सरल, दिमाग ही नहीं लगाना है। वैसा विस्तृत जल क्षेत्र, बड़ा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से घिरा हो। उदाहरण आपके फिर दिमाग में आ जाएगा। भारत का निचला पोर्शन, यही तो है बे ऑफ बंगाल। यही क्या है? बे ऑफ बंगाल। इधर भारत, इधर आपका बर्मा वगैरह, इधर बांग्लादेश वगैरह। ये क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल खाड़ी हो गया। ये क्या हो गया? खाड़ी हो गया। मतलब वैसा विस्तृत भूभाग, वैसा विस्तृत जल क्षेत्र जो तीन तरफ से थल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे?
खाड़ी बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जिस चीज़ के बेसिक को जानना है, ताकि अगर प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन खाड़ी का उदाहरण है, तो अरे भाई हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि खाड़ी का मतलब है क्या। हम ये जानना नितांत आवश्यक है कि क्यों बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं, बंगाल सागर क्यों नहीं कहते हैं, जिस प्रकार से अरब में अरब सागर को कहते हैं। तो एक तरफ भाई पश्चिम में अरब सागर बोल रहे हो, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी बोल रहे हो, क्या इसका लॉजिक है? दिस इज द लॉजिक, दिस इज द रीजन बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ टर्म विच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अरेबिक सी एंड बे ऑफ बंगाल। क्यों नाम है, क्या कारण है, क्या तर्क है, क्या तथ्य है, ये चीजें हम लोगों को जानना चाहिए। अब कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है तालाब, तालाब या झील, जल क्षेत्र जो भूमि से घिरा हो, भूमि से घिरा हो, जल क्षेत्र जो भूमि से घिरा हो। अब तालाब तो आप लोग जानते होंगे और झील का तो उतना बताने का जरूरत नहीं है। उड़ीसा में चिल्का झील का नाम सुने हैं? उड़ीसा में चिल्का झील का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बोलिएगा सुने हैं। जम्मू कश्मीर भैया डल झील, बोलेगा और सुने हैं सर डल झील, बाप रे बाप स्वर्ग की बात है, कैसे नहीं सुने। मतलब क्या है, जल क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। आप चीज़ों को भौगोलिक तौर पे अगर महसूस करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि मूल अंतर क्या है। अब जिस चीज़ की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ी ही मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा, बी कॉन्सेंट्रेट। इसीलिए तमाम टर्म के बीच में मैंने इस चीज़ को रखा। नदी, नदी को कैसे परिभाषित करोगे, नदी को कैसे परिभाषित करोगे? नदी का मतलब क्या हो गया? जलधारा जो भूमि के सतह पर प्रवाहित होती है, जलधारा जो भूमि के सतह पर प्रवाहित होती है। क्या सटीक है कि नहीं? परिभाषा से आप सहमत हैं कि नहीं, हाँ या ना? जलधारा जो एक सतह से, एक जगह से दूसरे जगह धरती के सतह पर प्रवाहित होती है। बोलोगे बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही शब्दों का संयोजन है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं, बिंदास। अब सवाल आ जाएगा अगर कॉन्सेप्चुअल चर्चा ना हो तो तुरंत बोलोगे सर नदी का तो नाम याद है सर, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है, कांगो है, अमेजन है, जायरे है। शुरू हो जाओगे, लगातार शुरू हो जाओगे। रुको भाई, रुको। नदी को इतना आसानी से थोड़ी जाने देंगे, नदी के प्रकार को भी तो समझना होगा। तो नदी वस्तुतः दो प्रकार का होता है, नदी वस्तुतः दो प्रकार का होता है। अब इसके भी देखो नामों का खेल क्या है। अब पहला जो मैं मानता हूं प्राकृतिक नदी, और दूसरा बरसाती नदी। बोलोगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, प्राकृतिक नदी में तुम कंसीडर करोगे वैसी नदियां जो एकदम प्राकृतिक तौर पे बहती रहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, सिंधु, चेनाब। और जब बरसाती नदियों की बात आएगी तो सभी लोग, आप लोग जो जिस जगह से हैं, अपने अपने क्षेत्र के वैसे नदियों का नाम लेने लगेंगे जिनके विषय में आप जानते होंगे कि भैया ये कोई मतलब बर्फ़ वगैरह से नहीं आ रहा है, इसमें लगातार जल का स्रोत नहीं है, बरसात वगैरह आएगा नदी काफ़ी उफान पे आ जाती है, गर्मी होता है मोटरसाइकिल से पार हो जाते हैं। यही तो है बरसाती नदी का। अब जैसे बिहार की तुलना कर लें तो क्यूल नदी है, हरोहर नदी है, झारखंड में इरगा नदी है। तो इन सभी बरसाती नदियों की स्थिति ऐसी होती है कि गर्मी में आप आराम से पैदल चले जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ, कार से चले जाओ, लेकिन जब बरसात आएगा तो जल जो है घूमते घूमते उस रास्ते को पकड़ लेता है और वो नदियाँ अपने पूर्ण रूप पर होती हैं, अथाह जल को प्रवाहित कराने में सक्षम होती। एक तो ये प्रकार हुआ, उदाहरण के साथ बताए। दूसरा, कहीं कहीं यह भी लिखने के लिए आपको मिलेगा, प्राकृतिक नदियों को हिमजा कहा जाता है। प्राकृतिक नदियों को क्या कहा जाता है? हिमजा। और
जो बरसाती नदी हैं उनको वनजा कहता है, ऐसा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। हिमजा मतलब हिम से उपजा, अर्थात जिसके जल का स्रोत ग्लेशियर हो, जिनके जल का स्रोत झील हो, जिनके जल का स्रोत कोई जलाशय हो ऊंचाई पर अवस्थित, जिसमें सतत पानी आते रहे और धीरे धीरे नदी बढ़ते रहे और बाद में बीच में नदियों में और जल मिलता जाए। तो भैया सही बात है, बर्फ, हिमनद, ग्लेशियर से जो नदियां बहेंगी उसमें तो सतत जल प्रवाह रहेगा, तो उसके लिए हिमजा नदी कहा गया। और वनजा मतलब जो जहां से प्रस्फुटित हो गई, वन से ऊपर। अब वनजा कहने का लॉजिक तो बिल्कुल सरल है ना भाई, नदी का प्रवाह कब होगा, नीचे से। अब ऐसे सतह है तो नदी इधर से इधर तो नहीं जाएगी, नदी तो जब भी आएगी तो इधर से इधर आएगी, इधर से इधर नहीं जाएगी, इधर से इधर आएगी, मतलब ऊंचाई से नीचे। तो ऐसा माना गया कि ऊंचाई पर है इसलिए उसको वनजा कहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र होगा, जंगल का इलाका होगा। और इसके लिए उसके लिए क्या टर्म यूज कर दिया जाता है, हिमजा और वनजा। एक और क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, सदानीरा और बरसाती। सदानीरा मतलब सदैव नीर, सदानीरा मतलब सदैव नीर। तो तीनों एक ही प्रकार का हुआ कि नहीं, या प्राकृतिक बोलिए, या हिमजा बोलिए, या सदानीरा बोलिए, और इधर वनजा या बरसाती नदी बोलिए। अब इसके उदाहरण के लिए आपको याद रखना है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी नदियां प्राकृतिक नदियां हैं, हिमजा नदियां हैं, सदानीरा नदियां हैं, जो मूलतः जल संचय पर आधारित, चाहे वो ग्लेशियर का फॉर्म हो, चाहे वो आइस का फॉर्म हो, चाहे वो झील का फॉर्म हो, वहाँ से प्रस्फुटित होकर पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में अपने प्रवाहित होती हैं। और दूसरा जो परिस्थिति उत्पन्न है, जो ऊंचाई पर अवस्थित परिस्थिति, ढलान, उनको वो रास्ता मिला और वो नदी का रूप ले लेती हैं। तो ये हुआ आपके नदी का कंप्लीट वर्गीकरण। क्या हुआ, कंप्लीट वर्गीकरण। तो जलधारा जो भूमि के सतह पर प्रवाहित होती है उसको नदी कहते हैं। नदी से थोड़ा बड़ा रूप तालाब ए, नदी बी। अब नदी वगैरह जब मिला तो नदी कहीं ना कहीं जाकर, आप जब भूगोल की बात आती है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि भूगोल में नदियों का बहना, तो जो समुद्र तल होता है, मतलब समुद्र, एक चीज़ समझ लो, जैसे भारत का ये नक्शा है तो ये जो इलाका है जो समुद्र के किनारे है उसको माना गया कि वो बिल्कुल सरफेस ऑफ द लेवल ऑफ द सी है, और वहाँ से एक ऊंचाई की गणना की जाती है जिसके आधार पे सी लेवल टर्म के साथ, समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल के साथ हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ऊंचाई के ही आधार पे मैदान, पठार, पर्वत इत्यादि को श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। तो समुद्र, तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, ये नदियाँ गंगा जैसे आई अल्टीमेटली गई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। क्या है, अरे एक तरह से वो है तो समुद्री, अब वो भौगोलिक बनावट के कारण उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, अंततः वो माना जाएगा कि वो सागर में जाकर समावेशित हो गई। तो नदी के बाद जिस टर्म को हम लोगों को समझना है वो क्या है, समुद्र, मतलब विशाल जल संग्रह क्षेत्र, विशाल जल संग्रह क्षेत्र। अब एग्जाम्पल तो देने का जरूरत है नहीं, जितने भी सागर आपके दिमाग में आ जाएं पूरे दुनिया में देख लीजिए, वो हो गया। अब सागर, समुद्र अथवा सागर से बड़ा क्या होता है, तालाब सबसे छोटा जल से जुड़ा, तालाब से नदी, नदी कहाँ मिली, सागर में, और इससे भी बड़ा क्या होता है, महासागर होता है। इससे भी बड़ा क्या होता है, महासागर होता है, मतलब अति विशाल, अति विशाल जल क्षेत्र। जो अति विशाल जल क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। अब ये तो आपको पता होगा, कुल कितने महासागर हैं भैया, जोड़ लेना, कुल कितने महादेश हैं, कुल कितने महासागर हैं। ये बिल्कुल आपकी मौलिकता को जानने के लिए एक क्वेश्चन है, कुल महादेश
कितने हैं नाम बताइए, कुल महासागर कितने हैं नाम बताइए। चूंकि हर चीज़ें अगर आपको बिल्कुल परोस कर दे दें तो मगी में कहावत है, ला दे लदवा दे घर जाके पहुंचा दें। कुछ तो जोड़ लगाना है ना, सब चीज़ मिल जाएगा और उसको पढ़ के भूल जाइएगा। कुछ होमवर्क कीजिए। तो जो उससे भी अति विशाल जल क्षेत्र हो गया उसको क्या बोल दिए, महासागर बोल दिए। अभी हम लोग थे कहाँ, बोल रहे थे समुद्र के किनारे, समुद्र तल मतलब जीरो, वहाँ से माना गया जीरो, वहाँ से धरती का जो क्षेत्र जितना ऊंचा है उसको ऊंचाई पे बांटेंगे तो मैदान हो गया। तो मैदान का अर्थ क्या हो गया, समतल भूभाग। समतल भूभाग जो समुद्र तल से बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल कम ऊंचाई का। मैदानी इलाका पे तो चर्चा नहीं करना है भैया, यूपी बिहार बंगाल झारखंड सब, यूपी बिहार बंगाल मैदानी इलाका के तो हम लोग हैं ही। गंगा के किनारे, गंगा जो प्रवाहित होती है, एक चीज़ समझ लीजिए, वह मूलतः मैदानी इलाकों से ही होती है। गंगा का जो प्रवाह होता है मूलतः मैदानी इलाकों में ही होता है। तो मैदान हो गया। अब मैदान से जो ऊंचा है, मैदान से जो ऊंचा है और जिसका ऊपरी सतह, अब जैसे देखिए ये मैदानी इलाका है, अब समझ लो। अब एक थोड़ा ऊंचा हुआ जिसका ये सतह सपाट है, इसका यह सतह सपाट है, सपाट पहाड़ी इलाका, सपाट पहाड़ी इलाका, ये सपाट इलाका, यही जो है आपका क्या है, पठार है। इसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। पठार का उदाहरण देने का जरूरत है, दक्कन का पठार, ऊपर आ जाइए पामीर का पठार, ये सभी तो पठार के उदाहरण। और अब इसी में फिर मान लीजिए कि मैदानी इलाका है, अब कोई ऐसा भूभाग आ गया कोनी, कैसा भूभाग है ये, मूलतः कोनी। तो यह क्या हो गया, पर्वत, ऊंचाई पर अवस्थित, यह क्या हो गया, पर्वत। बिल्कुल लॉजिक समझ लो, लॉजिक समझ लोगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू? सो दिस वन इज द क्लियर कट कॉम्बिनेशन और क्लियर कट रिलेशनशिप और कंपेरिजन बिटवीन प्लेट्यू एंड माउंटेन। की ऊंचाई है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, इसका ऊपरी सतह सपाट है। भारत का दक्षिण जो क्षेत्र आप देख रहे हैं नीचे, वो अधिकांश पठारी इलाका है तक। और पर्वतीय इलाका क्या हो गया, जिसको पर्वत बोले, हिमालय का रीजन है, कॉनिकल होता है। सुनते होंगे कि जितने भी काराकोरम हो या जो भी जगह हैं वो काफ़ी मतलब ऊपर चढ़ने के लिए धीरे धीरे लोग चढ़ते हैं। क्यों, जगह नहीं है, वो चौरस नहीं है, वो समतल नहीं है, कॉनिकल है। तो तीसरा क्या हो गया, पर्वत, कोणीय आकृति का, उच्च भूतल दूरी पर अवस्थित। अब माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, कंचनजंगा, नंदा देवी उदाहरण तो आपके पास इसके भी रहेंगे। अब क्या है, इसके बाद आपका बचा देश। तो देश का मतलब आप समझ रहे हैं, देश को समझने के लिए ज्योग्राफी में देश नहीं होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। दिस वन इज क्लियर कट कॉम्बिनेशन और रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। क्यों, देश तो वो है जिसका अपने निश्चित भूभाग पर अधिकार हो और वो संप्रभु हो। संप्रभु हो मतलब अपना निर्णय में सक्षम हो। जब देश मिलता है तो उपमहाद्वीप बनता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, नाम आप सुनोगे, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के आसपास के और जो छोटे छोटे देश हैं उनको मिला के भारतीय उपमहाद्वीप। और जब उस काफ़ी बड़ा हो गया, कई देश मिल गए तो बन गया महादेश। अब कितने महादेश हैं, तो एशिया, अफ्रीका, आर्कटिक, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विषय में क्या कहा जाता है, एक ही देश है जो महादेश है।
एक ऐसा महादेश जिसमें एक ही देश है, पता है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो खूबी है, आपको जानकारी होगी कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में छोटे छोटे देश नहीं हैं। जो उसका मेन ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, सीधे महादेश के बाद उसमें राज्य हैं, उसमें राज्य हैं। कहीं किसी राज्य में सिडनी पड़ रहा है, किसी राज्य में कोई जगह पड़ रहा है, किसी में मेलबर्न पड़ रहा है, तो वो छोटे छोटे राज्यों के जगह हैं, मतलब उसमें बीच में देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं ज्योग्राफी में, आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा, मनोरंजक लगा होगा। चीज़ देखो भाई, यहाँ से शुरू करो ज्योग्राफी को समझना। पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, फिर आगे विस्तार से समझेंगे। अरे पहले मैदान को समझेंगे, तो फिर मैदान की मिट्टी को समझेंगे, फिर मिट्टी के प्रकार को समझेंगे कि जलोढ़ है कि किस प्रकार की मिट्टी है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि बेसिक टर्म्स तो पता होना चाहिए। सो दिस क्लास इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द ज्योग्राफी सेक्शन। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।